बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। तो हेडिंग डालें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में सबसे पहले एक लाइन लिखें, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at a point is defined as force experienced by unit mass placed at that point, right? तो देखिए जरा मतलब क्या है कि अगर हमें इस पॉइंट मास m की वजह से r दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है इस पॉइंट p पर, तो एकदम इलेक्ट्रो की तरह हम लोग बात करेंगे। याद करो, इलेक्ट्रो में अगर एक q चार्ज होता था, उससे r दूरी पर किसी पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था वहां पर हम लोग प्लस का 1 कूलम टेस्ट चार्ज लाते थे। ये q इस 1 कूलम टेस्ट चार्ज को जितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करता था उसी का नाम फील्ड होता था। तो बताओ ये q प्लस को ऐसे रिपेल करेगा, तो यहां जो फील्ड आता था याद करिए 1/4πε0 Q/r², और डायरेक्शन होता था प्लस आई कैप। ऐसे यहां पर एकदम आइडेंटिकल बात होगी, किसी m मास से r दूरी पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए आप वहां पर 1 kg टेस्ट मास रखिए, और इस 1 kg मास को ये m मास जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये m मास इस 1 kg को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा और इसे हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P, जो वहां पे 1/4πε0 था वो यहाँ कैपिटल G, और जो वहां Q था वो यहाँ m/r², और ये मास इस 1 kg टेस्ट मास को अट्रैक्ट करेगा लेफ्ट साइड, तो माइनस आई कैप। तो किसी पॉइंट मास m से r दूरी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो Gm/r², और इसका यूनिट न्यूटन पर kg, वहां यूनिट था न्यूटन पर कूलम। ये हमारा टेस्ट मास, राइट। यहां पे G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसमें नोट लगा करके पहला पॉइंट लिखिए, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज attractive in nature. Gravitational field is always attractive in nature and independent of medium between particle, कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या मीडियम है, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। सेकंड पॉइंट लिखें, ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, gravitational field is conservative in nature and work done in field and work done in gravitational field and work done, ऐसे लिख लीजिए, work done by gravitational field does not depend on path followed by system, it only depend on initial and final point, right। and all Newton's law of gravitation, जैसे वहां पर इलेक्ट्रो में कूलम्स लॉ था, वैसे यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोई भी दो पॉइंट मास के बीच में
ग्रेविटेशनल फोर्स को बताएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किन्हीं भी दो पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को बताएगा। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, एवरी मैटर इन यूनिवर्स, एवरी मैटर इन यूनिवर्स attract every other particle, attract every other particle with a force, with a force that is directly proportional to, that is directly proportional to product of masses, that is directly proportional to product of masses and inversely proportional to, and inversely proportional to square of distance between them, and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। तो ये हमारा एक पॉइंट मास है m1, इससे r दूरी पर दूसरा पॉइंट मास है m2। ये मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर m2 पर फोर्स निकालें तो इधर लग रहा होगा, इसे बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर ये एक्शन है, m1 ने m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, तो m2 ने m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा होगा F12 रिएक्शन फोर्स से। ये y m1 ऑन m2 है, ये बताओ y m2 ऑन m1 है। क्लियर? अगर हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालें तो पता क्या तरीका होगा, हम पहले 1 की जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड 2 की वजह से इनटू मास m1 का लेंगे, ये बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा तो जिस पर निकालना है उसकी जगह पर दूसरे मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास, वो बनेगा हमारा फोर्स। जैसे याद करो, इलेक्ट्रो में हम लोग पढ़ते थे F बराबर QE, इलेक्ट्रो में पढ़ते थे F बराबर QE, यहां पढ़ेंगे F बराबर ME, E यहां ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो बताओ यहां पर जो फोर्स आएगा इसकी वजह से यहां फील्ड Gm2 अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्शन राइट साइड प्लस I इंटू m1। तो ये देखो जरा, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगा प्लस I कैप। अब देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सोचिए जरा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड 2 पर 1 की वजह से और मास 2 का। तो ये बताओ बेटा, यहां पर फील्ड आएगा Gm1 अपॉन आर स्क्वायर और ये फील्ड किधर की तरफ होगा, माइनस I कैप इंटू m2। तो ये आएगा देखो Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस I कैप। यानी जितना फोर्स 1 पर 2 ने लगाया उतना ही फोर्स 2 ने 1 पर लगाया, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। एक है एक्शन, दूसरा रिएक्शन, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज ऑफ ए न्यूटन्स थर्ड लॉ। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो रियल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रियल फोर्स, ये ऑबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को, राइट। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रो में कूलम्ब्स लॉ पर कुछ सवाल लगाए थे, ऐसे हम लोग ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर कुछ सवाल लगाएंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखें, ए मास कैपिटल M, a mass capital M split into two parts, a mass capital M split into two parts, small m and capital M minus small m, capital M minus small m, which are then separated by a certain distance, which are then separated by a certain distance। फुल स्टॉप वाले लिखें, what ratio of small m and capital M, what ratio of small m and capital M maximize the gravitational force between two parts,
मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स, राइट। समझिए जरा, सवाल में कह रहे हैं हमारे पास एक मास था कैपिटल एम, हमने इस कैपिटल एम को दो पार्ट में ब्रेक करा, स्प्लिट करा, एक स्मॉल एम और एक हमारा हो गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, दूसरा ये हो गया। हमने इन दोनों मासेस को कुछ दूरी पर रख दिया, तो एक मास हो गया स्मॉल एम और एक मास हो गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और ये बीच की दूरी हो गई आर। और ये दूरी बताओ फिक्स्ड दूरी कही गई है, ये दूरी बोला गया फिक्स डिस्टेंस है, एक स्मॉल एम है और एक कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम है। बोलो भाई, अब समझिए जरा, यहां पर ये दोनों मास के बीच में फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम, बताओ आर कांस्टेंट है, तो बताओ ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जी एम इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते थे जी बाई आर स्क्वायर, बाहर करो, जी कांस्टेंट आर स्क्वायर कांस्टेंट, ये स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का स्क्वायर। हम चाहते हैं फोर्स मैक्सिमम हो जाए, इसके लिए स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम कितना होना चाहिए। तो जरा बताओ, अगर हम तुमसे कहें कहीं पर अगर हम इस फोर्स को स्मॉल एम के साथ देखें, तो जहां पर मैक्सिमा होना है वहां पे बताओ ये जो टेंजेंट होगा इसका स्लोप df अपॉन dm जीरो होना चाहिए। तो हम इसको करने चले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम, तो ये आएगा df अपॉन dm बराबर जी बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, यहां बताओ जरा कैपिटल एम माइनस टू स्मॉल एम, और ये बराबर कर दो जीरो के, तो जी बाई आर स्क्वायर जीरो में चला गया, तो कैपिटल एम बराबर टू स्मॉल एम, तो यहां से स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम बराबर 1/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। आई थिंक क्लियर। नोट करें, फिर अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल कुछ ऐसा है, हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर एक दूसरे को ऐसे टच करते हुए रखे गए, 3 आइडेंटिकल स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे टच करके रखे गए, इनका मास है m और इनकी रेडियस है a, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का रेडियस a है, मास m। लेकिन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स on any of the sphere, on any of the sphere, on any of the sphere due to other two, due to other two, कह रहे हैं किसी भी एक स्फीयर पर बाकी दो की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा ये बताना है। तो ये बताओ स्फीयर 1, ये 2, ये 3, हम किसी भी एक से पूछ लें कि उस पर क्या फोर्स लग रहा है, तो देखो हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के लिए हमने मान लो स्फीयर नंबर 1 को टारगेट किया, तो स्फीयर 1 क्या कह रहा है, मुझे ये वाला स्फीयर अपने सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, बताओ कितने से, ये दूरी बताओ 2a हो जाएगी, तो जी एम 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 स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर, ये f आएगा। हमने इस पूरे मास को यहां मान लिया सेंटर पे, इसके पूरे मास को सेंटर पे, इसके पूरे मास को सेंटर पे मान सकते हैं। बताओ दूसरा जो स्फीयर है थर्ड नंबर, वो पहले वाले को इधर अट्रैक्ट करेगा f से, और ये f की वैल्यू भी वही होगी जी एम स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर, और इनके बीच में एंगल है ये 60 डिग्री, ये एंगल, यानी ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। अब बताओ सवाल इतना बचा है कि दो फोर्स F जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री, तो बताओ इनका रिजल्टेंट F नेट बराबर रूट के अंदर f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर
प्लस 2FF cos 60 आएगा। तो बताओ ये एफ नेट की वैल्यू आ गई है रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, cos 60 हाफ होता है, 2 कट गया तो ये भी एफ स्क्वायर। तो आंसर इज √3f। आंसर हो गया √3 GM² अपॉन 4A²। ये आएगा नेट फोर्स। ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। राइट, कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल लिखिए। लेकिन 4 पार्टिकल, ये सब क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे चल रहे हैं। अगला सवाल, 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस मूव along a circle, move along a circle of radius r, move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction, under the action of their mutual gravitational attraction. Find speed of each particle, find speed of each particle। हमको हर एक पार्टिकल की स्पीड बतानी है। सवाल पढ़ लो क्या है। कह रहे हैं 4 पार्टिकल एक सर्कल में ऐसे घूम रहे हैं और सर्कल में घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है वो किसी भी पार्टिकल को म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से फुलफिल हो रहा है। तो बताओ अगर 4 पार्टिकल हैं तो वो चारों पार्टिकल सिमेट्री में ऐसे होंगे कि वो एक स्क्वायर बना रहे होंगे ऐसे। एक यहां होगा, एक यहां होगा, और ये चारों पार्टिकल एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रहे होंगे और ये साहब इस सर्कल के सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रहे हैं, मान लो एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी यहां टेंजेंट के अलोंग v होगी, इसकी वेलोसिटी यहां टेंजेंट के अलोंग ऐसे v होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलोंग v होगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलोंग v होगी। यही भी हमें निकालना है और सर्कल की रेडियस ये r दिया गया तो ये भी r, तो ये डायगोनल √2r। अगर हम इस स्क्वायर की साइड लेंथ a मान लें, a हमें दिया नहीं, हमें केवल r दिया है, तो पहले हम a निकाल लें। तो बताओ ये हमारा 2r डायगोनल है तो √2a इज इक्वल टू 2r है, तो a बराबर √2r हो गया साइड लेंथ। हम किसी भी एक पार्टिकल का एफबीडी बना लें। हमने इसका बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इसको सर्कल में घूमना है तो इस पर लगना चाहिए नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर और वही नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो बताओ हमने सैम मास से पूछा, ये देखो क्या कह रहा है। कह रहा सर एक एफ वो वाला एम मास हमें अट्रैक्ट कर रहा है GM² अपॉन साइड लेंथ a का स्क्वायर, a की वैल्यू है √2r, तो 2r²। देख लो GM1 M2 अपॉन a² और a की वैल्यू ये रख दो तो ये आ गया। सिमिलरली ये वाला मास सर इधर अट्रैक्ट कर रहा है इतने ही फोर्स से, तो बताओ इनका रिजल्टेंट इधर आया √2f। तो हम चाहते इन दो को हटा दें, इन दो का रिजल्टेंट इधर आएगा, कितने एंगल पे आएगा 45। अब एक मास ये सब m मास है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो बताओ ये वाला m मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसी में एक फोर्स और ऐड होके आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे F डैश, और वो F डैश होगा GM1 M2, ये M1 M2 अपॉन 2r का स्क्वायर यानी 4r², ये बीच का गैप 2r। क्या बताओ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बताओ जो नेट फोर्स आ रहा है वो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा और वो होगा √2 टाइम्स F की वैल्यू GM² अपॉन 2r² प्लस F डैश, और F डैश हो गया GM² अपॉन 4r², और यही बताओ m इंटू AC की वैल्यू v²/r। अगर इस पार्टिकल को सर्कल में घूमना है तो यही नेट फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बनना चाहिए। तो m इंटू AC बराबर
4r² ले लो कॉमन, तो ये बताओ 2√2 + 1 और ये हो जाएगा हमारा gm²। तो बताओ m से ये m गया, r से ये r गया, तो यहां से देखो v² की वैल्यू gm/4r 2√2 + 1। तो बताओ स्पीड आ गई रूट के अंदर gm/4r और ये हो गया 2√2 + 1 आंसर। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखें, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर of mass m radius r, from a solid sphere of mass m radius r, a solid sphere of radius r by 2, a solid sphere of radius r by 2 is removed as shown in figure, ये बड़े वाले का सेंटर है, ये छोटे वाले का सेंटर, is removed as shown in figure. Find gravitational force on mass small m, यहाँ एक स्मॉल m रखा है, ये दूरी r. Find gravitational force on mass small m as shown. Find gravitational force on mass small m as shown. तो सुनो, पहले पूरे का मास कैपिटल M था, तो बताओ यहां पे कौन सी डेंसिटी होगी? वॉल्यूम, ये स्फीयर है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई r³। हमने जो मास काटा है, जो हटाया, उसको अगर हम m डैश कहते हैं तो वो होगा रो इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। इसकी रेडियस r/2 है। तो देखो जरा, अगर ये m है तो ये लिखा है m/8, अगर वो m है तो ये लिखा है m/8 m डैश। अब आपने यहां रखा है कोई m मास, इस पर फोर्स निकालना है। तो पता तरीका क्या है कि आप पहले मान लो हमने कोई मास नहीं काटा, कोई मास अगर नहीं कट करा तो पूरा मास m था और वो m मास इसके सेंटर पे, और यहां से ये दूरी हुई r2r, और यहां पे एक m मास पे जो फोर्स लग रहा होगा F1, वो लग रहा होगा gmm/2r का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन है लेफ्ट साइड। ये m मास इस स्मॉल m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स लगा इस पर F1। अब हमने क्या करा, जो मास हमने काटा है, बताओ वो एक छोटा सा स्फीयर है ऐसे, इसकी रेडियस कितनी r/2 और इसका मास कितना है m/8, और बताओ यहां से वो पॉइंट r दूरी पर है, यहां पे m मास रखा है। तो बताओ ये जो फोर्स लिखा है ये पूरे मास की वजह से है। तो इतने मास से हमने अलग से पूछा कि आपने इस m मास को कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया, तो ये कह रहा मैंने अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करा F2 से, और वो F2 होगा
m/8 इंटू एम अपॉन बीच की दूरी बताओ 3r/2 का स्क्वायर और डायरेक्शन लेफ्ट साइड। इस पूरे मास को हम इसके सेंटर पे मान लिए। तो बताओ भाई इस पर जो नेट फोर्स लगेगा बताइए पूरे मास की वजह से F1 और जो मास काटा है उसकी वजह से F2, तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। बताओ ये आएगा GMM अपॉन 4r² में से GMM अपॉन 8 इंटू 9r²/4, तो ये 2 हो जाएगा 18। तो ये सॉल्व करने पर 7/36 सॉल्व करिएगा, 7/36 GMM अपॉन r² और डायरेक्शन आएगी लेफ्ट साइड, डायरेक्शन आएगी लेफ्ट साइड। नोट कर लीजिए। इसे नोट करो बेटा। अगला सवाल लिखें। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अबाउट, the distance between earth and moon is about 3.8 into 10 to the power 5 kilometer, 3.8 into 10 to the power 5 kilometer। फुल स्टॉप वाला लिखिए। at what point the gravitational field of earth moon system will be zero, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ मून सिस्टम विल बी जीरो। और ब्रैकेट में ले लो ME बराबर 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। अर्थ का मास मून के मास का 81 टाइम्स है। कह रहे हैं कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, ये हमारा सवाल। तो सुनो कुछ ऐसी बात है, ये हमारा अर्थ है, इसका मास हमने 81 m, और ये मान लो मून है, इसका मास हमने m माना है, और इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो r दी गई है। हमसे कह रहे हैं कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, ये बताना। तो आप हमको जरा बताइए, अगर हम इधर कहीं चेक करें, यहां रखें टेस्ट मास, तो ये मास उस 1 kg मास को अट्रैक्ट और वो वाला मास भी अट्रैक्ट, तो ये दोनों तो ऐड होंगे, यहां फील्ड जीरो नहीं होगी, यानी इन दोनों के इधर फील्ड कभी जीरो नहीं होगी। अच्छा यहां चेक करो, अगर हम यहां कहीं टेस्ट मास रखें तो ये अर्थ बताओ अट्रैक्ट करेगा, मून भी अट्रैक्ट करेगा, यहां पर भी फील्ड जीरो नहीं हो सकती। ये हमारा अर्थ है और ये मून है, यानी हम बीच में जरा चेक करते हैं। अगर हम बीच में कहीं चेक करें तो बताओ ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट, ये अर्थ करेगा इधर अट्रैक्ट, ये दोनों फील्ड कैंसिल हो सकते हैं और यहां पे फील्ड जीरो होने के चांस हैं। अब सवाल ये आता है कि फील्ड जीरो किसके पास होगी। अगर दोनों का मास बराबर होता तो दूरी भी दोनों से बराबर रखनी पड़ेगी और मिड पर फील्ड जीरो होता। लेकिन अगर एक मास बड़ा और एक मास छोटा, तो जो मास कम होगा उसके पास में वो पॉइंट मिलेगा जहां पर फील्ड जीरो होगी, और जो मास ज्यादा होगा उससे वो पॉइंट दूर मिलेगा। तो हमने अनुमान लगाया कि मान लो वो पॉइंट ये है और ये मून से x दूरी पर है और अर्थ के सेंटर से r-x दूरी पर ये कोई पॉइंट है P, जहां पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो मिल रहा है। तो बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं जीरो करने जा रहा हूं, इसका फील्ड है राइट, तो GM/x² प्लस i कैप। बताइए अर्थ का फील्ड है लेफ्ट साइड, तो प्लस G81m/r-x का स्क्वायर, और ये माइनस i कैप बराबर जीरो। हमने दोनों फील्ड ऐड करे, वेक्टर एडिशन जीरो कर दिया। तो यहां से जरा देखो GM/x²
इज इक्वल टू G81m अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। Gm कट गया तो यहां देखो r माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये हुआ 9x का स्क्वायर। r माइनस एक्स बराबर हुआ 9x, तो बताओ भाई x बराबर हुआ r बाई 10 और r की वैल्यू है, जो r था उसकी वैल्यू थी क्वेश्चन में 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो ये r जरा यहां रख दो तो ये आएगा 3.8 इंटू 10⁵ अपॉन 10। तो ये आंसर होगा 3.8 इंटू 10⁴ किलोमीटर। इतनी दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 मिलेगा। और ये डिस्टेंस कहां से आ रही है? फ्रॉम सेंटर ऑफ मून, फ्रॉम सेंटर ऑफ मून। मून के सेंटर से इतनी दूरी पर बताइए वो फील्ड हमको 0 मिल रही है। आई थिंक क्लियर। नोट करें, आप देखिए जरा। यहीं पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर ग्राफ भी बना सकते हैं। ध्यान दो, हम कहते हैं हमारे पास 2 पॉइंट मास है, एक मास है बड़ा और एक मास है छोटा, ये पॉइंट मास से बेटा। इनके बीच की दूरी r है और हमको यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाने को कहा गया है। y एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड, x एक्सिस पर डिस्टेंस। चलो भाई बताओ, ये छोटा मास है वो बड़ा मास है, अंडरस्टूड है कि कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। अगर हम यहां टेस्ट चार्ज रखते, टेस्ट मास रखते तो ये अट्रैक्ट, वो भी अट्रैक्ट, नेट फील्ड लेफ्ट आता। और फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर राइट है तो प्लस का लिखेंगे और अगर ये फील्ड लेफ्ट है तो माइनस का लिखेंगे। तो बताइए इसके जस्ट बगल पे आर की वैल्यू 0, तो बताओ फील्ड का जो एक्सप्रेशन है एक सिंगल मास की वजह से, वो बताओ Gm/r²। तो जब r 0 होगा फील्ड इनफाइनाइट को टेंड करेगा, r बढ़ेगा फील्ड घटेगा, r बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट जाएगा, फील्ड घटते घटते 0 को टेंड कर जाएगा। तो देखो इसके जस्ट बगल में r की वैल्यू 0, तो इसका फील्ड इनफाइनाइट किधर? लेफ्ट। तो ये माइनस इनफाइनाइट से 0 को टेंड करेगा, एक्चुअल 0 नहीं हो पाएगा। याद रखिए टेस्ट मास ये अट्रैक्ट और वो भी अट्रैक्ट, राइट, तो ये प्लस इनफाइनाइट से 0 को टेंड करेगा। याद रखिए टेस्ट मास ये अट्रैक्ट करेगा राइट, तो ये प्लस इनफाइनाइट। याद रखो टेस्ट मास अट्रैक्ट लेफ्ट, माइनस इनफाइनाइट। और यहां कहीं 0 भी होगा छोटे मास के पास। तो ये ग्राफ प्लस इनफाइनाइट से यहां 0 कट करते हुए माइनस इनफाइनाइट जाएगा। यानी अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आने वाला है, ऐसे, राइट। और ये फील्ड यहां पर 0 होगी। अच्छा, इसके जस्ट बगल इसका फील्ड देखो इनफाइनाइट था, जबकि ये अट्रैक्ट कर रहा है टेस्ट मास को, लेकिन ये फील्ड इनफाइनाइट ही होगा। इसके बगल में इसका फील्ड लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट है, उसका फील्ड राइट में कुछ प्लस का है, लेकिन रिजल्ट माइनस इनफाइनाइट ही होगा। नोट करें। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हम आपसे कहें कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक रॉड है जिसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है।
तो बताओ यहाँ जो डेंसिटी होगी वो लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ होगी। इस रॉड के इस एंड से यहां पर कोई पॉइंट है P, कितनी दूरी पर? L दूरी पर। हमको इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए कहा गया। तो हम देखो क्या करेंगे, या एक काम करते हैं, यहां पर हमने एक M मास रखा है। इस M मास पर इस रॉड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहां से देखो हमें इतने बड़े मास की वजह से इस पर फोर्स निकालना नहीं आता है, हमें पॉइंट मास की वजह से आता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। हम क्या करेंगे, यहां से जनरल एक्स पे जाएंगे और जनरल एक्स देखो हमने एक्स यहां से मेजर किया तो ये एक्स जीरो, यहां का एक्स होगा एल और यहां का एक्स हो जाएगा फिर 2l, क्योंकि यहां हमने एक्स को जीरो मेजर करा है तो ये एक्स बराबर एल, ये एक्स बराबर 2l। तो हम बताओ यहां से जनरल एक्स पे गए और फर्दर कितना आगे बढ़े dx, और हमने कहा ये dx इतना छोटा है कि इसके अंदर ये जो मास है इस मास को हम लोग ट्रीट करेंगे डिफरेंशियल मास dm, और वो dm हो जाएगा लैम्डा dx। अब इस dm को हम डिफरेंशियल मास मानते हुए यहां रखे एक पॉइंट मास m पर फोर्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन dF, और वो हो जाएगा g dm इंटू m अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बताओ g m इंटू dm की वैल्यू हुई लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये आया df बराबर जी एम लैम्डा, और ये बताओ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हमको चलो लैम्डा की वैल्यू रख दें m बाई एल। अगर हमको नेट फोर्स चाहिए, टोटल फोर्स चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे df को इकट्ठा कर डालिए। तो बताओ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट बताओ। हमको जो फोर्स निकालना है वो यहां से लेके यहां तक के मास की वजह से, तो लिमिट पड़ेगी x बराबर l से x बराबर 2l तक। इसे इंटीग्रेट करें तो नेट फोर्स आएगा जी एम एम अपॉन एल, और इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x, लिमिट पड़ेगा l से 2l। तो बताइए लिमिट डाल दीजिए, तो जी एम एम अपॉन एल, यहां लिमिट डालिए जरा, तो -1/2l माइनस -1/l, देख लो बेटा। तो जो आंसर आ रहा है m बराबर जी एम एम अपॉन, और ये देखो l है अभी l, इधर देखो अंदर ये बचेगा प्लस का 1/2l, तो आंसर होगा जी एम एम अपॉन 2l स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो बताओ इस रॉड ने इस मास पर जो फोर्स लगाया वो इतना, इस मास ने रॉड को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करा, वो फोर्स भी इतना। जितना फोर्स रॉड मास पे लगाएगा लेफ्ट, उतना मास लगाएगा रॉड पर राइट, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर ही होंगे। राइट, अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करते हैं। आज के लिए इतना ही।